पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस अवस्था, इसमें हमने पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ की अवस्थाओं का वर्गीकरण और ठोस अवस्था का वर्गीकरण, जिसमें हमने इसके दो भाग लिए थे, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस को हम बंध के आधार पर, बंधों की व्यवस्था के आधार पर 4 भाग में वर्गीकृत किए थे। अब हम क्रिस्टली ठोस का एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे जो उसके ज्यामिति के आधार पर रहता है। ठोस का क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण बंधों के आधार पर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसकी ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति विन्यास से व्यवस्था के आधार पर इसको 7 क्रिस्टल समुदाय में बांटा गया है। 7 समुदाय में बांटा गया है। पहला होता है घनी, दूसरा होता है एकनताक्ष, तीसरा होता है त्रिनताक्ष, चौथा होता है आपका विषम लंबाक्ष, अगला विषम लंबाक्ष के बाद होता है द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष। अगला लेते हैं हम त्रिसम तनाक्ष, सातवां क्रिस्टल का प्रकार होता है षट कोणीय। इन क्रिस्टल समुदाय को पढ़ने से पहले हम क्रिस्टल के कुछ आधारभूत बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल में क्या क्या चीजें होती है जिससे किसी क्रिस्टल को इन 7 समुदाय में हम पहचान सकते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिस्टली ठोस में परिभाषा अगर हम देखें क्रिस्टली ठोस की, तो क्रिस्टली ठोस उसे कहते हैं जिसमें अव्ययी कणों की नियमित ज्यामिति विन्यास व्यवस्था पाई जाती है। अब सबसे पहले लेते हैं किसी ठोस में क्या क्या बिंदु होते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं क्रिस्टल होता है, उसमें होता है फलक। किसी भी क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, फलक। फलक के अतिरिक्त क्रिस्टल में कुछ क्रिस्टल जालक बिंदु होते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें किनारा होता है जिसे हम एज कहते हैं, और इसमें एक और फलक के बीच में बनने वाला अंतरा फलक कोण है। उसके आधार पर ये 7 क्रिस्टल समुदाय में इसको बांटा गया है। फिर से क्या क्या चीजें लेते हैं, क्रिस्टल में मुख्य बिंदु होता है क्रिस्टल की इकाई, दूसरा होता है फलक, तीसरा होता है क्रिस्टल में किनारा, और चौथा इसमें हम ले सकते हैं अंतरा फलक कोण। सबसे पहले लेते हैं क्रिस्टल में फलक किसे कहते हैं।
जब भी ज्यामिति की बात होती है तो आप याद रखेंगे कोई भी संरचना के 3 तरह की संरचनाओं का प्रकार होता है, एकविमीय संरचना, द्विविमीय संरचना और त्रिविमीय संरचना। एकविमीय संरचना जो केवल एक अक्ष से संबंधित है, जैसे ये फलक हो गया तो ये द्विविमीय संरचना है। एक डायरेक्शन मान लो ये y है और दूसरा डायरेक्शन क्या है इसमें x। ये द्विविमीय संरचना है जिसमें 2 अक्ष हैं। एक विमीय में केवल एक अक्ष से संबंधित रहता है। द्विविमीय संरचना या ज्यामिति अगर हम बात करते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका सामने वाला भाग लोगे तो ये द्विविमीय है। जैसे आप इस डिब्बे के लेंगे हम, तो इस डिब्बे का अगर द्विविमीय भाग बोला गया तो ये वाला भाग इसका एक फलक है, यह फलक द्विविमीय है। कैसे? एक अक्ष ये हुआ और ये एक अक्ष हुआ। ये एक अक्ष है जो ऊपर जा रहा है और एक अक्ष ऐसे जा रहा है, तो यह भाग कैसा हुआ आपका एक द्विविमीय। लेकिन अगर इस पूरे डिब्बे की संरचना को आपको बोला जाए ये कैसा होगा? त्रिविमीय होगा। कैसे त्रिविमीय है? एक फलक ये है, फलक किसको कहते हैं? फलक अब भी बताया, एक द्विविमीय संरचना होती है। फलक कैसी संरचना होती है? एक द्विविमीय संरचना होती है। जैसे हम एक घन का उदाहरण है, ये डिब्बा आपका घन है, तो इसका एक फलक ये है, इसका एक अक्ष ये है और दूसरा अक्ष ये है। दूसरा फलक ये है, तीसरा फलक पीछे है, चौथा फलक ये है, पांचवा फलक ये है इसका ऊपर और छठवां फलक यह है। फिर से फलक कैसी संरचना होती है? एक द्विविमीय संरचना होती है। जैसे इस डिब्बे में कितने फलक दिख रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, पीछे कैसा है? चौथा, ऊपर पांचवा फलक है और ये आपका छठवा। आप लोग वो सांप सीढ़ी खेलते हैं तो वो जो गोटी होती वो भी कैसी संरचना है? घनी संरचना, जिसके 6 फलक आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं इस डस्टर की बात करूं तो ये डस्टर भी, इसमें भी 6 फलक है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम इस पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक में भी 6 फलक दिख रहे हैं। ये पहला फलक है, इसके 2 डायरेक्शन 1 और 2। ये दूसरा फलक है, तीसरा फलक है, चौथा फलक है, पांचवा फलक है और ये आपका छठवा फलक है। यहाँ पे देखो प्रत्येक फलक एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है। ये लंबा है, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई बराबर है, तो इसके आधार पर इसमें कोण भी बनते हैं। उन कोणों को कहते हैं हम अंतरः फलक कोण। फिर से हम दूसरा पॉइंट पे आ रहे हैं। फलक किसे कहते हैं? हमने किसको बोला? किसी क्रिस्टल के द्विविमीय संरचना को हम क्या कहते हैं? फलक। जैसे घनी क्रिस्टल के कितने घनी क्रिस्टल में कितने फलक होंगे? 6। समझ आया? इसके अतिरिक्त हम लेते हैं अब दूसरा अंतरा फलक कोण। हमने बोला जैसे ये एक फलक है और ये दूसरा फलक है, तो इन दोनों फलकों के बीच कोण बनेगा। कोई भी 2 फलक को लीजिए आप, तो दोनों फलकों के बीच क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? अंतरा फलक कोण। जैसे ये आपका एक अक्ष है, एक फलक है, ये दूसरा फलक है, ये दोनों फलकों के बीच एक निश्चित दूरी होगी, एक निश्चित कोण होगा, तो वो कोण कौन सा कहलाएगा? अंतरा फलक कोण। पहला हम इसको लेते हैं, जैसे हमारा एक घनीय संरचना है। घनी संरचना में हमने जैसे ये चित्र बनाया, एक क्रिस्टल हमारी, इसकी इकाई कैसी है? घनीय है। इस घनी इकाई में जैसे मैं इस बिंदु को लेती हूँ, इसके 3 अक्ष हो गए, x, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, y और z, a, b और c।
इसमें फलक कौन सा था, जैसे हमने इसको एक द्विविमीय संरचना बोला, एक y डायरेक्शन में है और दूसरा कौन से डायरेक्शन में है, x। तो इस तरह से ये क्या कहलाया आपका, एक क्या कहलाया, फलक। अब हम मान ले दो फलक के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहेंगे, अंतरः फलक या इंटरफेशियल एंगल या अंतरः फलक कोण। जब मैंने चित्र बनाया था आपको बताया था ये एक फलक है, ये सामने है और जस्ट इसके पीछे क्या है इसका, ये दूसरा फलक है। तो इन दोनों फलकों के बीच आगे और पीछे या कहीं के भी दो फलकों को ले तो वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है। वो कोण या तो अल्फा होगा या बीटा होगा या क्या होगा, गामा होगा। तो उन कोणों को हम क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा या गामा अंतरा फलक कोण। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ये एक सामने वाला फलक है जिसको मैंने लाइन से दर्शाया है और ये पीछे एक फलक है। इन दोनों के बीच जैसे मैंने B और C इन दोनों के बीच बोला तो अल्फा, यहाँ पे बनता है आपका बीटा, यहाँ पे बनेगा आपका गामा। हमेशा याद रखिएगा 3 है। अगर B और C के बीच बोला जाए तो हमेशा अल्फा कोण बनता है। जो कोण अंतरफलक कोण होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, अल्फा से। फिर से अगर आपके y और z डायरेक्शन या हम बोले B और C के बीच जो कोण बनता है अंतरफलक कोण, उसको हम अल्फा से दर्शाते हैं। C और A के बीच बनता है उसको हमेशा अंतरफलक कोण को किससे दर्शाते हैं, बीटा से, याद रखेंगे। और A और B के बीच जो बनता है उसको हमेशा गामा से। ये सारे क्या है आपके अंतरफलक कोण है। दो फलकों के बीच बनने वाला कोण अंतरफलक कोण कहलाता है। मैंने एक घनी संरचना को बड़े रूप में लिया है, ठीक है। इसमें आपका कोर किसको बोलते हैं, अब हम बात करते हैं कोर किसको कहेंगे। कोर हमने ये लिया मान लो घनी संरचना, इसके फलक हम इसको बोला, दो फलकों के बीच के कोण को क्या बोला, अंतरफलक कोण। अब कोर किसको कहते हैं, दो फलक जहाँ पे मिलते हैं, जैसे ये एक फलक है और ये ऊपर वाला एक फलक है, ये दोनों इस बिंदु पर इस रेखा पर मिल रहे हैं तो ये इसका क्या कहलाएगा, कोर। दो फलक जहाँ पे मिलते हैं, ये एक फलक ये है मान लो और ये दूसरा फलक है सामने ये वाला, तो ये दोनों फलक जहाँ पे मिले तो ये एक कोर हुआ। यहाँ पे भी देखें ये एक फलक है और पीछे एक फलक है, ये दोनों इस कोर से मिल रहे हैं। तो कोर की लंबाई होती है उसको हम 3 तरीके से दर्शाते हैं। कोर लंबाई को A से दर्शाया जाता है। कोर की लंबाई को किससे दर्शाते हैं, A से। मान लो ये आपका, इसको हम दर्शाएंगे तो कोर लंबाई या A से इसको दर्शाया जाता है। इसी कोर लंबाई या अंतरफलक कोणों से हम किसी क्रिस्टल की समुदाय को या क्रिस्टल किस समुदाय का भाग होगा इससे पहचानते हैं। पहला हमने कौन सा लिया, फलक। दूसरा क्या बोला उसका, किनारा। दो फलक जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाया, उसका किनारा। और दो फलकों के बीच जहाँ कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका अंतरफलक कोण। और यही तीनों चीजें होती है जिससे क्रिस्टल को 7 क्रिस्टल समुदाय में बांटा गया है। अगला हम लेते हैं क्रिस्टल की इकाई किसको कहते हैं। आप लोगों ने मछली का जाल देखा होगा। मछली का जाल है वो एक चौकोन भाग शुरू का अगर आप एक इकाई मान ले तो उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है तो आपका जाल बनता है। उसी तरह से जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उस क्रिस्टल में भी एक इकाई होती है जिसकी नियमित अंतरिक्ष में पुनरावृत्ति होती है और उस पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। फिर से जैसे मान लो ये इकाई है,
एक घनी क्रिस्टल की एक इकाई है। इस इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति होगी और क्या बनता है आपका क्रिस्टल जालक। जैसे यहाँ पे एक कोई कण पाया जाएगा, ये कण एक इकाई का भाग नहीं रहता, इसी तरह से और 7 और इकाइयों का भाग होता है। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? पहला इकाई कोशिका किसे कहे? क्रिस्टल जालक की मूल संरचना जो होती है उसको हम उसकी इकाई कोशिका कहते हैं। और इसी इकाई कोशिकाओं की अंतरिक्ष में बार बार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? किसी क्रिस्टल के जालक का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पे एक बिंदु लें, ये इस तरह से और दूसरे क्रिस्टल का भाग होगा, ये इसी तरह से एक इस इकाई का है तो और 7 इकाइयों का भाग होता है। टोटल जो किनारे पर रहता है, कोनों पर, घन के कोण पर, वो टोटल कितने और भाग से जुड़ा होता है? क्रिस्टल जालक से 7 और क्रिस्टल इकाइयों से जुड़ता है। मतलब एक कोण पर जो पाया जाता है वह केवल उसका 1/8 हिस्सा एक इकाई का होता है। इसे और आपको बाद में समझाएंगे। तो इस तरह से हम बोलते हैं, पहला हमने क्रिस्टल की पॉइंट लिया। पहला क्या था? क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल किसी अवयवी कण की नियमित ज्यामिति व्यवस्था है, क्रिस्टलीय ठोस। उसकी इकाई कहलाती है क्या? क्रिस्टलीय इकाई या इकाई कोशिका। इसके बाद इस इकाई कोशिकाओं की बार बार अंतरिक्ष में पुनरावृत्ति होती है तो क्या बनता है? क्रिस्टल जालक। ठीक है। क्रिस्टल जालक में कुछ बिंदु होते हैं जहाँ पे अवयवी कण पाए जाते हैं। जैसे क्रिस्टल जालक का अगर भाग है तो ये बिंदु जहाँ पे कोई अवयवी कण, चाहे धन आयन हो, चाहे ऋण आयन हो, चाहे कोई परमाणु है, पाया जाता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु। फिर से, किसी क्रिस्टल जालक में कुछ बिंदु होते हैं जहाँ पे अवयवी कण, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे वह आयन हो, पाए जाते हैं। उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? उसका जालक बिंदु। जैसे इस क्रिस्टल का इस बिंदु पर कोई धन आयन, ऋण आयन या कोई परमाणु पाया जाएगा तो ये इसका क्या कहलाएगा? जालक बिंदु। तो हम पहला लिए फलक। फलक एक द्विविमीय संरचना है। फलक के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? अंतराफलक कोण। फलक जहाँ पे 2 फलक मिलते हैं वह क्या कहलाता है? किनारा, या उसी को हम क्या कहते हैं? एज। अगला लेते हैं हम अंतराफलकों के स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम क्या है? मैंने किसी क्रिस्टल की घनी संरचना को अगर लिया, मैंने एक टुकड़ा उस क्रिस्टल का बड़ा लिया, ये इस क्रिस्टल का अगर बड़ा टुकड़ा है और उसी क्रिस्टल का मैं एक छोटा सा भी टुकड़ा लूं, मैंने इस घनी क्रिस्टल का एक और छोटा टुकड़ा लिया, इससे भी एक छोटा और टुकड़ा लिया और इससे भी छोटा एक और टुकड़ा लिया। अगर मैं आपसे पूछी कि इसमें A, B, C
या अल्फा बीटा गामा कितने हैं? चूंकि घनी संरचना में याद रखिएगा ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ए बी सी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच भी एंगल बराबर होता है। अगर मैं इसी नमक के या किसी अन्य घनी संरचना के छोटे टुकड़े को मैं दूसरे को दी हूँ और उससे पूछी कि आप इसमें बताइए अल्फा बीटा क्या है और इसका ए बी सी क्या है, तो इसमें भी ए बराबर बी बराबर सी होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसमें भी कितने अंश का होगा? 90। और उसी नमक का और छोटा टुकड़ा मैं किसी को दी हूँ और पूछी इसमें ए बी सी क्या है और अल्फा बीटा गामा क्या है, तो इसका भी मान बराबर होगा। कहने का मतलब किसी घनी संरचना नहीं, कोई भी अभी हमने 7 समुदाय बताया है, उसके आप किसी भी रूप को लो, बड़े रूप को लो, चाहे आप उस क्रिस्टल के छोटे रूप को लीजिए, उसके प्रत्येक जालक में, उसकी इकाई में जो उसके अंतराफलक कोणों का मान है वह हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा 90 अंश का है तो दूसरे के लिए भी अल्फा बीटा गामा कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, जिसमें हम किसी क्रिस्टल के छोटे से भी छोटे भाग को ले तो उसके अंतराफलक कोणों का मान परिवर्तित नहीं होता और इसी को हम कहते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। इस तरह से हमने देखा कि अंतराफलक कोणों की स्थिरता नियम में किसी क्रिस्टल के छोटे से भी भाग को उसकी इकाई के रूप में लिया जाए तो उसमें प्रत्येक के कोण, बड़े क्रिस्टल के या छोटे क्रिस्टल के कोण आपस में अंतराफलक कोण बराबर या समान होते हैं। अगला है घातांकों की परिमेयता का नियम। अगला हम लेते हैं घातांकों की परिमेयता का नियम। इस नियम में मान लीजिए हम 3 समांतर एक दूसरे से अक्ष लेते हैं। पहला अक्ष आपका x है, दूसरा अक्ष y है और तीसरा अक्ष z है। इस तीनों अक्षों को काटता हुआ जो खंड है उसे हम दर्शा सकते हैं। ये इसके 3 अक्ष पर, ये 3 मूल बिंदु पर यह तीनों अक्ष एक दूसरे साथ हैं और यह मान लीजिए आपका O है। O A पर Z अक्ष पर कट रहा है। O फिर से O X पर OA दर्शा सकते हैं। OA कट रहा है या काट रहा है X को A बिंदु पर, फिर से OA X को A बिंदु पर काट रहा है। OB Y अंतःखंड इसको काट रहा है और OB को हम एक अंतःखंड ले सकते हैं और तीसरा Z डायरेक्शन में कट रहा है C बिंदु पर, उसे हम OC से दर्शा सकते हैं। 3 अंतःखंड है OA, OB, OC। हम बोले ये दूरी
यह अनंत है, x अक्ष भी अनंत है, y अक्ष भी आपका अनंत है और z अक्ष भी अनंत है। एक दूसरा अंतःखंड जो होगा, इन्हीं समानांतर बिंदुओं का अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो हम देखेंगे, हम इस क्रिस्टल को देखते हैं तो कुछ नए बिंदुओं पर यह अंतःखंड इसको काटेगा। मान लीजिए हम x डायरेक्शन में इसको a डैश ले सकते हैं, y डायरेक्शन में हमने इसको लिया अंतःखंड OB डैश और z डायरेक्शन में इसको हमने लिया OC डैश। अब हम देखें कि इनमें किस तरह का अनुपात है, और अनंत पर कट सकता है ये, क्योंकि x y z अनंत है तो और आगे बढ़ सकता है ये a डबल डैश b डबल डैश और यह c डबल डैश हो सकता है। यहाँ पे याद रखेंगे BC के बीच कोण बना अल्फा होगा, ये कोण बनेगा वो बीटा होगा और ये कोण आपका गामा होगा। अब इन अंतःखंडों के पूर्णांक हम ले लिए, तीनों जो अंतःखंड बने हैं उनको पूर्णांक गुणक, पहला A चौथा खंड, दूसरा B और तीसरा हमारा क्या है C। इन पर जो अंतःखंड बन रहा है वो A है वो H का पूर्णांक गुणक है, B है वो K का पूर्णांक गुणक है, इनमें अनुपात देखा तो, और C है वह L के पूर्णांक गुणक में है। फिर से A के पूर्णांक में गुणक में है H, B के साथ है आपका मान लीजिए K और C अंतःखंड के पूर्णांक गुणक है क्या L। तो H अनुपात K अनुपात L में एक निश्चित अनुपात पाया, इन अंतःखंडों में एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। मान लीजिए ये अनुपात H की जगह हम ले 2A है, K की जगह हम मान लेते हैं 3B है ये पूर्णांक, और L की जगह हम मानते हैं फिर से ये 3 है। तो यहाँ पे 2 अनुपात 3 है, वह उस अंतःखंड के लिए क्या होगा, वाइस अंक कहलाता है। ये जो पूर्णांकों के बीच अनुपात है वह क्या कहलाता है उस क्रिस्टल के लिए, उसका वाइस अंक कहलाता है। फिर से हमने किसी 3 अक्ष से 3 अंतःखंडों को लिया, समानांतर अंतःखंडों को 3 विभिन्न बिंदुओं पर वो कट रहा था, और ये अंतःखंड के पूर्णांक अगर H, K, L है और उनके मान क्या हैं 2, 3 और 3 है, तो 2 अनुपात 3 इनके क्या होंगे, वाइस अंक होंगे। तो इनका वाइस अंक का अनुपात होगा 2 अनुपात 3 इनकी दूरियों के बीच के अनुपात है। वाइस अंक है वह ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए इस वाइस अंक के स्थान पर इन दूरियों के लिए जो अनुपात हमने लिया A पर, B पर और C पर जो दूरियां थी उनके लिए जो पूर्णांक अनुपात हमने 2 अनुपात 3 लिया है, या H अनुपात K अनुपात L लिया है, वो सुविधाजनक नहीं होता है वाइस अंक। इसलिए वाइस अंकों के स्थान पर एक दूसरे अंक का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं मिलर घातांक। वाइस अंक के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, मिलर घातांक का प्रयोग, दूरियों के लिए मिलर घातांक का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बोला मान लीजिए हमारे वाइस अंक 2A अनुपात 3B अनुपात 3C है,
ये हो गया अनुपात दूरियों का 2:3:3। ये हमारे क्या थे, 22 अंक है। अगर 22 अंक को हमको किस में बदलना है, मिलर घातांक में बदलना है, तो हम मिलर घातांक में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले इन 22 अंकों का व्युत्क्रम ले लेते हैं। कैसा हुआ, 1/2a गुण अनुपात 1/3b अनुपात 1/3c। ये दूरियों के अनुपात को हमने अंश हर के रूप में लिखा। अब भिन्न रूप में लिखा 1/2, 1/3, 1/3। अब इनके लघुत्तम समानुपात निकालेंगे तो 2, 3 है आपका आएगा, कितना आंसर आया, 2 × 3 बराबर 6। सबका लघुत्तम समानुपात कितना निकला, 6। तो हम इस लघुत्तम समानुपात के मान से सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1/2 × 6 a अनुपात 6 × 1/3b अनुपात 6 × 1/3c। मान फिर देखिए, 2 तिया तो ये आया 3a, ये आएगा आपका 2b और ये आएगा आपका 3b और ये 3 दूनी 2b और ये भी आएगा आपका 2c। अब जो हमको मान मिले हैं 3:2:2, ये इनके क्या कहलाएंगे, मिलर घातांक कहलाते हैं। तो यह है घातांकों के परिमेयता का नियम, जिसमें हम 22 अंक को मिलर घातांक में बदल सकते हैं और हम अक्षों के बीच की दूरियों का मान निकाल सकते हैं। अगला हम लेते हैं क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु। दूसरा है जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक किसे कहा, हमने किसी क्रिस्टल की एक इकाई को लिया और त्रिविम में इसका एक नियमित रूप से इसकी पुनरावृत्ति हुई। इस पुनरावृत्ति में देखिए, एक बिंदु से आपके कई बिंदु जुड़े हैं। किसी भी एक बिंदु को लीजिए, इस बिंदु से कई इकाइयां और जुड़ी हुई है। तो बहुत सारी इकाइयों की त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति जब होती है, एक इकाई से दूसरी इकाई जुड़ी, दूसरे से तीसरी इकाई, तो इन इकाइयों की त्रिविम में जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उससे हमको जो संरचना मिलता है, उस संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक का एक भाग या मूल भाग उसकी एकक कोशिका या मूल कोशिका या इकाई कोशिका कहलाती है। फिर से, क्रिस्टल जालक की एक इकाई या मूल भाग उसका एकक
कोशिका या इकाई कोशिका कहलाती है। और क्रिस्टल जालक में जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, यह बिंदु है, यह बिंदु है, यह बिंदु है, जहाँ पे क्रिस्टल बिंदुओं पर कोई अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन पाए जाते हैं, क्रिस्टल जालक के वह बिंदु जहाँ पे अवयवी कण पाए जाते हैं, उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जालक। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। जालक बिंदुओं पर ही क्रिस्टल की इकाइयाँ पाई जाती है और एक नियमित व्यवस्था में यह इकाई पाई जाती है। अगला लेते हैं हम क्रिस्टल जालक के प्रकार। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि क्रिस्टल जालक को 7 क्रिस्टल समुदाय में बांटा गया है। यह समुदाय उनमें कोण लंबाई ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, जिसको हम अंतराफलक कोण कहते हैं, उन कोणों के आधार पर क्रिस्टलीय संरचना को या क्रिस्टल जालक को 7 समुदाय में बांटा गया है। इस समुदाय में आपके और त्रिविम जालक की इकाइयाँ होती है। फिर से सुन लीजिए, 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, उन समुदाय में भी त्रिविम जालक की और इकाइयाँ होती है। उसके आधार पर कुल 7 आपका 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक की इकाइयाँ पाई जाती है, जिसे हम ब्रेविस जालक कहते हैं। फिर से 14 प्रकार के जालक, त्रिविम जालक पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में बनते हैं। इसके आधार पर हम इन्हें ब्रेविस जालक कहते हैं। 7 समुदाय हैं, लेकिन 7 समुदाय में और त्रिविम जालक अंदर पाए जाते हैं कुछ अलग संरचनाओं में। इस तरह से कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संरचना होती है, जिन्हें हम ब्रेविस जालक कहते हैं। पहला हमारा लेते हैं घनीय संरचना। पहला समुदाय है हमारा जिसमें हम लेते हैं घनीय संरचना, या इसी को हम किसी क्रिस्टल की क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक संरचना बोलते हैं। क्यूबिक संरचना किसी घन की आकृति लेते हैं, तो बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फलक बनाएं। इस फलक से संबंधित है आपका दूसरा फलक, ये हमारा हो गया तीसरा फलक, ये हो गया चौथा, और ये 5वां और ये 6वां। तो इनमें 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? फिर से लेते हैं। ये सामने वाला फलक हुआ पहला, पीछे वाला फलक हुआ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये हमारा 6वां। अगर फलकों में कोई भी अवयवी कण नहीं पाया जाता है, केवल कोण कितने हैं? कोणों, मैं कॉर्नर की बात कर रही हूँ, कोण नहीं बोल रही हूँ, एंगल नहीं, कोणों में गिनती करें। एक कोना, दूसरा कोना, ये हो गया तीसरा कॉर्नर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। केवल कोनों पर ही जालक बिंदु पाए जाते हैं, वहीं पर अवयवी कण पाए जाते हैं। तो यह घनी संरचना कहलाती है सरल घनी संरचना। फिर से सुन लीजिए, पहला कहलाता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें केवल कोनों पर क्या पाया जाता है?
परमाणु या अवयवी कण पाए जाते हैं। दूसरा लेते हैं हम अंतः केंद्रित घनीय संरचना। फिर से अंतः केंद्रित घनीय संरचना। इंग्लिश में शॉर्टकट में इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसी को हम BCC अंतः केंद्रित घनीय संरचना। इसका दूसरा नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्टकट में इसको कहा जाता है BCC। इसका चित्र कैसे बनता है? सिंपल है, उसमें हमको मालूम है 8 कोने होते हैं, उन 8 कोनों पर ही अवयवी कण पाए जाते हैं परमाणु। लेकिन फलकों में भी अगर पाए जाए, फलकों में पाए जाते तो वो फलक केंद्रित होता, इसमें फलक में नहीं पाया जाता, कोनों के अतिरिक्त बीचों बीच पूरा क्रिस्टल के बीच में एक अवयवी कण पाया जाता है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में एक पाया गया, तो यह घनी संरचना क्या कहलाएगी आपकी? अंतः केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा घनी संरचना होता है जिसको हम बोलते हैं फलक केंद्रीय घनीय संरचना, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर है, और प्रत्येक फलक पर, जैसे सामने वाला पहला फलक पर एक पर अवयवी कण, पीछे वाले फलक पर एक अवयवी कण, इस फलक पर एक अवयवी कण, इस फलक पर एक अवयवी कण, इस फलक पर एक अवयवी कण, और इस फलक पर एक अवयवी कण पाया जा रहा है। कुल 6 फलकों में भी अवयवी कण पाए जाते हैं या स्थित होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को या इस संरचना को हम कहते हैं फलक केंद्रीय घनीय संरचना, जिसमें शॉर्टकट में से फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या FCC संरचना कहा जाता है। फिर से घनी संरचना के 3 त्रिविम जालक हमको देखने को मिलते हैं। पहला सिंपल सरल घनी संरचना, जिसमें 8 कोने पर ही अवयवी कण पाए जाते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड BCC, जिसमें 8 कोनों के अतिरिक्त बीच में एक अवयवी कण उपस्थित होता है। अगला फेस सेंटर्ड FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें 8 कोनों के अतिरिक्त 6 फलकों के बीच में भी अवयवी कण पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा घनी संरचना होता है, उसके त्रिविम जालक की संख्या होती है कुल 3, सिंपल, BCC, FCC। अगर हम इसके ABC को लेते हैं तो याद रखिएगा क्यूबिक में A बराबर B बराबर C होता है, और अल्फा, बीटा और गामा का कोण भी कुल कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। किसी भी संरचना को आप लीजिए।
इसके अतिरिक्त दूसरी संरचना होती है जिसमें आपका दूसरा संरचना होता है एक नताक्ष। दूसरा संरचना होता है जिसको हम कहते हैं एक नताक्ष। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोक्लिनिक। इसमें कुल त्रिविम जालकों की संख्या होती है, त्रिविम जालक संरचना होती है दो प्रकार की। पहला प्रकार होता है इसका सिंपल में केवल कोनों पर ही अवयवी कण पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरल एक नताक्ष या मोनोक्लिनिक। और दूसरा इसमें पाया जाता है एंड सेंटर्ड। जिसमें 8 कोनों के अतिरिक्त आमने सामने फिर से सुन लीजिए, आमने सामने के दो फलकों में भी अवयवी कण पाए जाते हैं। उसको कहते हैं हम एंड सेंटर्ड। तो इस तरह से मोनोक्लिनिक के दो त्रिविम संरचना है। पहला सिंपल मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष और दूसरा होता है अंत सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष संरचना या त्रिविम जालक। इसमें अगर हम कोण की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होते हैं। फिर से इसके ए बी सी आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें दो कोण अल्फा और गामा, याद रखेंगे अल्फा और गामा 90 अंश का होता है और बीटा 90 अंश का नहीं होता। फिर से ए बी सी बराबर नहीं होते, अल्फा और गामा 90 अंश के होते हैं लेकिन बीटा 90 अंश का नहीं होता। इस तरह से आगे और आपको इस समुदाय के दो रूपों के अतिरिक्त और जो 6 समुदाय आपका और जो है, पहला हो गया हमारा क्यूबिक, दूसरा हो गया हमारा मोनोक्लिनिक या एक नताक्ष। इसके अतिरिक्त हमारे 5 समुदाय जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।